अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद कहते हैं आपको उसी प्रोग्राम में जिसे आप हर हफ्ते बाकायदगी से देखते हैं, जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग विद इन्फ्लुएंस। इसमें हम बात करते हैं आपसे उन रिश्तों के बारे में जो रिश्ते निभाना एक मुश्किल काम है। और इसमें मैं साथ के साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि आज हम अपने कुछ कॉलर्स के या कुछ व्यूवर्स के क्वेश्चंस को भी एड्रेस करेंगे, जिनमें से राना मानी साहब हैं, जिनका सवाल हम अभी जाफ़र साहब से पूछेंगे और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ज़फ़र इकबाल साहब हैं, जिन्होंने हमारे लास्ट प्रोग्राम पे 2 क्वेश्चंस हमें भेजे थे, हम इन सवालों पर भी डिस्कशन करेंगे। और साथ साहब हैं जिनके सवाल को भी हम आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हर तरफ शोर मचा हुआ है एक ऐसी वेल का जो कि ब्लू है, और ऐसी क्या जादूगरी है कि लोग उसमें मौत का शिकार हो रहे हैं, उसके ऊपर भी थोड़ी सी गुफ्तगू को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और जो मेन मौजू हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, उस मौजू को मैं अगर एक्सप्लेन कर सकूं तो हमने इससे पहले बात की थी वैलिडेशन की, और वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। और आज हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको इस कॉन्सेप्ट को अगेंस्ट जाके बताएंगे कि ये वैलिडेशन क्या है। ये समझने के लिए फिर ये समझना पड़ेगा कि इनवैलिडेशन क्या है। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं सर जाफ़र। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे हैं? और कैसा लग रहा है आपको इस शो में बाकायदगी से आना? हमेशा की तरह बहुत अच्छा। और आपके एक चीज़ मैं भी यहाँ वेंट आउट करना चाहूँगी कि आपकी एनर्जी और आपका एंथुसियाज़म तो बहुत पॉजिटिव है इस प्रोग्राम में, जो कि हम फील करते हैं। मगर आपके दोस्त हजरात जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, जो कि आपकी शख्सियत से बहुत मुतासिर हैं, और उनके कमेंट्स पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगता है। उन सबको मैं पैगाम देना चाहूँगी कि हमें देखना जारी रखें और जाफ़र साहब की एक्सपर्टीज़ से फ़ायदा उठाएं। जाफ़र साहब, आज हम डिस्कस करना चाहते हैं कि इनवैलिडेशन क्या है। क्या लगता है आपको इनवैलिडेशन क्या है? इनवैलिडेशन बिल्कुल अपोजिट है वैलिडेशन के। वैलिडेशन से जैसे हम मिसाल लेते हैं कि किसी भी चीज़ के साथ किसी भी चीज़ की तस्दीक कर देना, उसे अप्रूव किए बिना या उसकी ज़िम्मेदारी लिए बिना। तो जब हम इनवैलिडेशन की बात करते हैं तो ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। इनवैलिडेशन, हम जब वैलिडेशन नहीं कर रहे होते तो इनफैक्ट हम इनवैलिडेशन कर रहे होते हैं। हम अपनी रूटीन में इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ पा रही होती। आज हम इनवैलिडेशन के बारे में जब डिटेल में बात करेंगे तो ऐसे बहुत सारे बिहेवियर्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे कि जहाँ पे हमें लग रहा होता है कि हम अपनी तरफ से वैलिडेट कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन हम इनवैलिडेट कर रहे होते हैं। इनवैलिडेशन इनफैक्ट होता है कि किसी भी चीज़ को नलीफाई कर देना, रिजेक्ट कर देना, उसे अप्रूव करना तो दूर की बात, उसे तस्लीम तक ना करना, सुनना भी ना, और फिल फॉर उसी जगह पे उस चीज़ को नलीफाई कर देना, उसे लिसनिंग मोड में भी ना आना। इट्स इनवैलिडेशन। जैसे अगर कोई अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहा है या कोई बात कर रहा है तो फ़ौरन से फिल फॉर ये कह देना कि नहीं ऐसे नहीं होता, इस तरह से नहीं होता। टोटल चीज़ों को निगेट करते जाना, उनको नलीफाई करते जाना, इट्स इनवैलिडेशन। थोड़ा सा या मैं बताता चलूँ कि वैलिडेशन की जब हम बात करते हैं तो वैलिडेशन ये होता है कि आप उस चीज़ की ज़िम्मेदारी लिए बिना सिर्फ उसकी तस्दीक कर देते हैं, ना आप उसको अप्रूव करने की तरफ जाते हैं, ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करने की तरफ जाते हैं। आप जस्ट फीलिंग्स को, फैक्ट्स को, थॉट्स को वैलिडेट कर देते हैं, उनकी तस्दीक कर देते हैं, तस्दीक कर देते हैं। तो सेम एज इनवैलिडेशन में इन सारी चीज़ों को निगेट कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि वैलिडेशन रिश्तों के लिए ग्लू का काम करती है, ये आपस में रिश्तों को जोड़े रखती है। अपसेट और हीटिंग इमोशंस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की तरफ जाते हैं। इनवैलिडेशन सेम एज एंटी ग्लू है, जो रिश्ते जुड़े हुए होते हैं उनको तोड़ना शुरू कर देती है, रिश्तों में डिस्टर्बेंस पैदा करना शुरू कर देती है, अपसेट क्रिएट करती है रिश्तों में। तो अच्छा, अगर हम थोड़ी सी सिचुएशनल बात करें कि ऐसी कौन सी सिचुएशन, क्योंकि हमारे ब्रेन का मैकेनिज़्म ऐसा है, कुछ इस किस्म का है कि जब हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जैसे इनवैलिडेशन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि हाँ, दुनिया में कुछ लोग हैं जो ये काम करते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम लोग खुद भी ये काम करते हैं,
क्या हम भी अपने रिश्तों में कहीं इनवैलिडेशन करते हैं? अगर हम कुछ सिचुएशंस को डिस्कस करें तो बड़ा आसान हो जाता है इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाना कि हम खुद कहाँ कहाँ, यानी हम सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन सिचुएशंस के थ्रू कि हम कहाँ कहाँ अपने रिश्तेदारों को या अपने प्यारों को इनवैलिडेट करते हुए नज़र आते हैं। सो अगर मैं जाफ़र साहब आपसे कहूँ कि कोई ऐसी सिचुएशंस बताएं तो क्या सिचुएशंस हैं? बिल्कुल, जब हम वैलिडेशन की बात करते हैं या इनवैलिडेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम सेल्फ से ही स्टार्ट करते हैं। जो सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है वैलिडेशन में, इनवैलिडेशन में या लाइफ के किसी भी प्रोग्रेस में, जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है वो हमारा अपना होता है। तो हम सेल्फ की ही बात करते हैं सबसे पहले। सबसे पहले तो हम अपने आप को इनवैलिडेट करते हैं। अब ये बात सुनने में बड़ी अजीब सी लग रही होगी कि हम अपने आप को इनवैलिडेट कैसे करते हैं, क्योंकि हम में से हर कोई अपने लेवल पे मैक्सिमम कोशिश करता है कि वो जो कुछ फील करता है वैसा वो करे, जो कुछ करना चाहता है वैसा वो करे, जो कुछ उसके मन में आ रहा है उस तरह से कहता जाए, करता जाए। अगर इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपने आप को आप ये भरोसा दिए हुए हैं कि आप एक वैलिडेशन, अपने आप को वैलिडेट करते हुए चल रहे हैं, तो सॉरी टू से ये वैलिडेशन नहीं है, ये इनफैक्ट इनवैलिडेशन है। बहुत वैलिडेशन का बेसिक पर्पस ये होता है कि बहुत दफ़ा जब हमें लग रहा होता है कि हमें ये चीज़ें इस तरह से करनी चाहिए, इस तरह से नहीं चाहिए, तो वैलिडेशन, जैसे मैं बार बार ये बात करता हूँ कि अप्रूव करना नहीं होता, ये उस तरह से कर देना नहीं होता। एक बार अगर हमें बैड फीलिंग्स आ रही हैं, हमें सैड फील हो रहा है, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम सैड फील करें। अगर हम एंग्री फील्स करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं एंग्री फील कर रहा हूँ, मैं वैलिडेट कर दिया और मैं अग्रेशन की तरफ चला गया। हाँ, एंग्री फील कर सकते हैं, सैड फील कर सकते हैं, लेकिन फीलिंग्स को सिर्फ वैलिडेट करना है, तस्दीक करना है। अच्छा, मानना है कि सिर्फ हाँ मैं सैड फील कर रहा हूँ, मैंने जैसे सिचुएशंस की बात की, जैसे हमारे साथ हमारे रिश्तों में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपने किसी प्यारे से अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार करते हैं और वो एट दैट टाइम वो इस सिचुएशन में नहीं होता कि वो हमारी उस मर्ज़ी को पूरा कर सके, तो हमें ऐसे लगता है कि वो समझ नहीं पा रहा हमारी ज़रूरत को। जैसे टीनेजर्स का अपने पेरेंट्स के साथ एक बड़ा ही क्रूशल रिलेशनशिप होता है और टीनेजर्स को बहुत सारी नीड्स ऐसी डेवलप हो जाती हैं जो माँ बाप के नज़दीक कोई एक्सेप्टेबल या अप्रोप्रिएट नहीं होती। जैसे अगर किसी बच्चे का दिल चाह रहा है कि वो रात को अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके पार्टी करे और माँ बाप उसको परमिशन ग्रांट नहीं कर रहे, तो यहाँ पर ज़रूरत इस बात की नहीं, यानी अहम ये बात नहीं है कि आप अपने बच्चों को अलाउ करें या ना करें, लेकिन मैटर ये है कि आप अपने बच्चों की फीलिंग्स को वैलिडेट करें। यानी अगर उनको आपने नो भी कहना है तो एटलीस्ट उन्हें ये पता हो कि हमारे पेरेंट्स हमारी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हुए हमें किसी बात से मना कर रहे हैं। ये ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप नहीं होनी चाहिए जिसमें किसी भी रिश्ते में किसी पर्सन को ये ख्याल गुजरे कि मैं क्या सोच रहा हूँ या मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, इस चीज़ को समझा ही नहीं जा रहा। बिल्कुल, यहाँ पे जो एक डिफ़िकल्टी आती है वो फिर वैलिडेशन के कॉन्सेप्ट को समझने में ही आती है। पेरेंट्स को समझो इस तरह से लग रहा होता है कि अगर हम इनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करेंगे, जैसे अगर बच्चा रात में बाहर जाना चाह रहा है तो अगर वो सिर्फ इतना कह देंगे कि हमें लग रहा है कि आप बाहर जाना चाह रहे हो, तो पेरेंट्स को लगता है कि उन्होंने इस चीज़ की परमिशन दे दी, हालांकि ऐसा होता नहीं है। पेरेंट्स बच्चे की फीलिंग्स को वैलिडेट कर सकते हैं, जैसे उनसे बातचीत कर सकते हैं कि हाँ हम समझ सकते हैं कि जो आपकी एज है, इस एज में आपके दोस्त बाहर गए हैं, वो आपको कॉल कर रहे हैं कि आप जाना चाह रहे हैं, ऐसी फीलिंग्स आती हैं, थॉट्स आते हैं, इमोशंस हाई होते हैं। मैं आपके जज्बात को, आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और फैक्ट्स भी हैं जिनको देखना है, और फिर आप वो फैक्ट स्टेट कर दें जिनकी बुनियाद पे आप बच्चे से बात करते हैं कि ये फैक्ट्स हैं, अब आप बाहर जाना मुनासिब नहीं रहा। तो फीलिंग्स को ज़रूर वैलिडेट किया करें। अगर बिल्कुल उसी तरह से है जैसे अगर कोई आपसे आके कहता है कि मुझे भूख लगी है, तो आप कह देते हैं साफ कि नहीं आपको भूख नहीं लगी। तो वैलिडेशन ये है कि आप ये चीज़ तस्लीम करें कि अगर कोई कह रहा है कि मुझे भूख लगी है तो आप वैलिडेट कर दें, हाँ मैं समझ सकता हूँ, खाने का टाइम है या आपने नाश्ता नहीं किया या खाना नहीं खाया तो आपको भूख लग सकती है। या समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा आपको आके ये भी कहे कि मुझे भूख लगी है और आप उसे आगे से ये कह दें कि नहीं आपको भूख नहीं लग सकती क्योंकि आपने अभी खाना खाया है। तो आप एटलीस्ट ये मार्जिन ना रखें कि आप इम्पोज कर रहे हैं कोई फीलिंग्स उसके ऊपर
फिर जो कुछ वो फील कर रहा है या जो कुछ वो वेंट आउट कर रहा है उसको समझने की कोशिश करें और उसे कहें कि ठीक है कि आपको भूख लग रही है, लेकिन क्या आपने ठीक तरीके से खाना नहीं खाया। यानी इस जवाब को उसके ऊपर छोड़ दें, बजाय इसके कि आप कोई कंक्लूजन निकाल के उसके सामने रख दें कि नहीं आपको भूख नहीं लग सकती क्योंकि आपने अभी तो खाना खाया है। तो ये जो इनवैलिडेशन का कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसको समझते हैं तो हमें इसी कॉन्सेप्ट के अंदर से ट्रू वैलिडेशन करनी आएगी, वरना हम ट्रू वैलिडेशन कभी नहीं कर सकते। वेरी राइट। तो ये फीलिंग्स को वैलिडेट करते जाना और एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, इनफैक्ट ये वैलिडेशन है। वैलिडेशन वर्बल लेवल पे कर रहे होते हैं, नॉन वर्बल लेवल पे कर रहे होते हैं। कभी कभार अगर कोई अपनी फीलिंग्स को बता रहा है तो वर्ड्स बोलना ज़रूरी नहीं होते, सिर्फ हमारी नोडिंग्स वर्ड से सुनना, नॉन वर्बल वे में कम्युनिकेशन के हम इस्तेमाल करते हुए उसको वैलिडेट करते जाते हैं कि जो बात आप कर रहे हैं वो आपके अकॉर्डिंग ठीक है और बड़ा रिस्पेक्टफुली मैं इस बात को सुन रहा हूँ। तो वर्बल वे में या नॉन वर्बल वे में दोनों तरह से वैलिडेशन करते हैं। हाँ, तो पेरेंट्स को हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो साथ नहीं दे रही होती, यानी हम प्रीटेंड तो करते हैं कि हम सुन रहे हैं, हम मुंह से भी कहते हैं कि आप बात करें हम सुन रहे हैं, मगर हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है, जैसे कि इस वक्त नाजरीन आप भी नोटिस कर रहे होंगे कि मेरी बॉडी लैंग्वेज भी मेरा साथ इतना नहीं दे रही, क्योंकि मैं साथ साथ यानी जाफ़र साहब से मैं गुफ्तगू तो हूँ, मगर उसके साथ साथ मैं ये कर रही हूँ कि मैं अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर रही हूँ ताकि वो इस प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। और मैं अपनी तमाम फ्रेंड लिस्ट को एक इनविटेशन भेजती हूँ ताकि वो हमारे प्रोग्राम में ना सिर्फ शामिल हों, इसको देखें, इससे फ़ायदा उठाएं, बल्कि एक मैं ऑफ़र भी आप लोगों को देना चाहती हूँ कि आप अगर कहीं कोई डिफ़िकल्टी फ़ील करते हैं, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती या आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में हमें वो सवाल भेज सकते हैं। हम उसको अपने अगले प्रोग्राम में ज़रूर एड्रेस करेंगे। और अगर आप अपना नाम या अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करना चाहते तो आप हमें क्वेश्चंस इनबॉक्स भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपका नाम लिए बग़ैर आपके प्रॉब्लम्स को एड्रेस ज़रूर करेंगे। मैं चाहती हूँ कि जाफ़र साहब आप भी अपने फ्रेंड्स को ज़रूर इनवाइट करें, क्योंकि आपके फ्रेंड्स तो वैसे भी हमारे प्रोग्राम को बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं। मुझे यकीन है कि वो भी भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और सवालात भी भेजेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन जो भी मेरे जहन में आया है, क्योंकि अभी आपने ज़िक्र किया था इनवैलिडेशन के बारे में जब बात की थी, कि सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं, और ये साइकोलॉजी का कोर कॉन्सेप्ट है, कि हम कोई भी कॉन्सेप्ट जब यूज़ करते हैं या कोई भी स्किल यूज़ करते हैं तो पहला जो काम है वो हम अपने साथ करते हैं। बिल्कुल। तो वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट भी हम अमूमन अपने प्रोग्राम्स में बताते हैं कि सबसे पहला काम हम सेल्फ वैलिडेशन करते हैं, यानी हम अपने आप को वैलिडेट करते हैं। अच्छा, अब अगर इसी टर्म को मैं थोड़ा सा चेंज करूं, इनवैलिडेशन के साथ जोड़ूं, तो क्या ऐसा होता है कि हम कभी सेल्फ इनवैलिडेशन भी करते हैं? बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि जब पहले भी मैंने बात की, जैसे जब हम वैलिडेट नहीं कर रहे होते तो हम इनवैलिडेट कर रहे होते हैं। हम बारहा इस एक कन्फ्यूजन में भी होते हैं, जैसे वैलिडेशन का कम्युनिकेशन में एक नया कॉन्सेप्ट है, तो बारहा हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम अपने आप को वैलिडेट करें, लेकिन इनफैक्ट हम अपने आप को इनवैलिडेट कर रहे होते हैं। कुछ बिहेवियर्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो ये चीज़ इंडिकेट कर देंगे कि कहाँ कहाँ पे हम अपने आप को वैलिडेट कर रहे होते हैं और कहाँ कहाँ पे हम अपने आप को इनवैलिडेट कर रहे होते हैं। जब हम इनवैलिडेट कर रहे होते हैं तो हम वो सब कुछ कर रहे होते हैं जो वैलिडेट करने के लिए हमें करना ज़रूरी नहीं होता, मतलब हम उसके बिल्कुल अपोजिट चल रहे होते हैं। अब जैसे वैलिडेशन ये डिमांड करता है कि आप डेली बेसिस पे अपने लिए एक ख़ास मखसूस टाइम निकालें और आप अपने सारे दिन की जो भी ऑब्जर्वेशन है उनको नोटिस करें, उनको नोट डाउन करें या उनका एक मुआयना लें या एक जायज़ा लें, और आप जो कुछ भी आपकी फीलिंग्स हैं वो सारी फीलिंग्स को आप जजमेंटल हुए बिना, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जजमेंट होने में और वैलिडेट करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप इस तरह से कह लें कि टोटल अपोजिट हैं। जजमेंट होने से मुराद ये है कि आप उस फीलिंग के बारे में एक ख़ास अपनी और मज़ीद फीलिंग्स ऐड करते हैं और एक जजमेंटल स्टेटमेंट बना लेते हैं, ये जजमेंटल हो जाते हैं। आई एम फीलिंग सैड सो आई एम वेरी सैड। वैलिडेशन ये होता है
कि अगर आप सैड फील कर रहे हैं तो सिर्फ अपने आप को इतना मैसेज दे देना कि यस आई एम फीलिंग सैड। जैसे शाम में आप बैठे और आपने सारे दिन का मुआयना लिया है कि किस दिन में किस किस टाइम पे मैं हैप्पी था, किस किस टाइम पे क्या करने की ज़रूरत थी वो मैंने किया, मेरी अपनी ज़ात के लिए क्या ज़रूरत था जो मैंने किया, दूसरों के लिए क्या करना चाहिए था जो मैंने किया। वो इन सारी चीज़ों को जब आप देखते जाते हैं और सिर्फ आप ये बिना जजमेंटल हुए कोई भी अपने बारे में रिमार्क्स बनाए बिना सिर्फ आप ये देखते जाते हैं कि कितना कितना कर लिया, कितना कितना नहीं किया, कितना कितना कर लिया, सिर्फ अगर आप ये देखते जाते हैं तो नॉर्मल स्टेट में आप चलते जाते हैं। सो अपने लिए एक वक्त निकालें अनग्रेटिट्यूड होना इनवैलिडेशन के लिए और वैलिडेशन के लिए ग्रेटिट्यूड होना। ग्रेटिट्यूड फीलिंग हमें हमेशा वैलिडेशन में आती हैं जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, जब हम शुक्र करते हैं अपने गॉड का कि हमने अपने लिए क्या किया, हमारे खुदा ने हमारे लिए क्या किया। जब हम थैंकफुल होते हैं तो ये हमें हमारी फीलिंग्स को, हमारी एग्जिस्टेंस को हमें वैलिडेट करता है कि आप हैं। और जब हम इसके अपोजिट करते हैं तो हम इनवैलिडेट कर रहे होते हैं। जब हम छोटी छोटी चीज़ों पे गिले शिकवे कर रहे होते हैं, जब हम अपनी फीलिंग्स के बारे में और बुरा फील कर रहे होते हैं, जब हमें लगता है कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं और हम और ज़्यादा ख़राब कमेंट्स देना शुरू कर देते हैं, जब हम इस तरह की फीलिंग्स को ऐड करना शुरू कर देते हैं तो इनफैक्ट हम अपने आप को इनवैलिडेट करना शुरू कर देते हैं। बहुत शुक्रिया जाफ़र साहब, आपने बहुत शानदार मालूमात हमारे साथ शेयर की। यहाँ पर हम लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम इसी टॉपिक पे थोड़ी बातचीत करेंगे और अपने नाजरीन के सवालों का जवाब भी देंगे। सो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और हमें ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा ब्रेक के बाद। वालिदैन जब अपने बच्चों को कन्फ्रंट करते हैं किसी भी बुरे काम या नेगेटिव या बैड बिहेवियर की तरफ, तो डिफ़िकल्टी ये आती है कि आमतौर पे बच्चे ये समझते हैं कि वो बुरे हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम का सत्यानाश हो जाता है। और यूजुअली जो उम्र होती है 10 ऑनवर्ड टिल 30 या टिल 20, ये 10 to 20 एज जो है स्पेसिफ़िकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की पर्सनैलिटी शेपिंग के हवाले से। वैसे तो सारी शुरू से उम्र कहते हैं कि 7 साल तक बड़ी इंपॉर्टेंट उम्र है, लेकिन जब अर्ली एडोलेसेंस और उसके बाद अर्ली एडल्टहुड में जब बच्चों की पर्सनैलिटी शेप अप ज़्यादा स्ट्रक्चरली हो रही होती है, जब वो इन्वायरमेंट से सीख रहे होते हैं, उस वक्त अगर उन्हें ये लगे कि मैं बुरा हूँ और मेरे काम अगर में कोई है तो वो बुरा नहीं है, तो देन उनकी पर्सनैलिटी पे ये बहुत बुरा इफ़ेक्ट डालेगी। जब कोई मरीज़ होता है किसी भी क्रॉनिक डिसऑर्डर के अंदर, क्रॉनिक डिसऑर्डर से मेरी मुराद है कोई ऐसी बीमारी जो कि लाइफ लॉन्ग होती है, जैसे ड्रग एडिक्शन है, जैसे अल्कोहलिज्म है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे हाइपरटेंशन है, तो हमें लगता है कि सिर्फ एक ही फ़र्द इफ़ेक्ट करता है उस डिज़ीज़ से डायरेक्टली। लेकिन जब हम शेडो ऑफ इलनेस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो मरीज़ जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है वो तो इफ़ेक्ट करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ पूरी की पूरी फैमिली भी अफेक्ट कर रही होती है। सही। मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहूँगी उन फैमिलीज़ का जो कि ड्रग एडिक्शन जैसे मसले से नहीं निपट रही, बल्कि कोई और मसाइल उनकी ज़िंदगी में हैं जो लॉन्ग लास्टिंग हैं। जैसे कोई पैरालाइज्ड पेशेंट घर पे है अगर, तो उनकी ज़िंदगी में भी वही मसाइल आते हैं जो कि किसी ऐसी फैमिली को भुगतना पड़ते हैं जिनके घर में कोई प्यारा नशे का मरीज़ होता है। सही। कैसे कुछ ट्रिगर्स, कुछ लाइफ इवेंट्स, कुछ स्ट्रेसेस मूड और मिजाज में ख़राबी और बीमार रवैयों के पैदा होने का ज़रिया बन सकते हैं, इसमें कुछ हमें प्लीज़ आप बताइए। जी, मूड डिसऑर्डर्स, और अगर हम ख़ास तौर पे बात करें बाइपोलर डिसऑर्डर की, तो ये एक इसको ट्रिगर डिज़ीज़ भी कहा जाता है कि ये बेसिकली है तो ये जेनेटिक डिज़ीज़, और लेकिन ट्रिगर होती है कई दफ़ा होती तो जीन्स में है, लेकिन किसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से या एक्सटर्नल इवेंट की वजह से ट्रिगर हो जाती है। और एक दफ़ा अगर ये बीमारी हो जाती है तो कई दफ़ा मैनेजमेंट के दौरान भी अगर कोई एक्सटर्नल लेवल पे या इंटरनल लेवल्स पे ऐसे ट्रिगर्स अगर का सामना मरीज़ को हो तो फिर से रीलैप्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं इस बीमारी में। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इनवैलिडेशन की, और हम ये बात कर रहे थे जाफ़र साहब से कि
हम कहाँ कहाँ अपने आप को खुद निगेट करते हैं, कहाँ कहाँ हम अपनी फीलिंग्स की खुद रिस्पेक्ट नहीं करते। ऐसे कौन कौन सी ज़िंदगी में मकाम आते हैं कि जहाँ हम अपने जो फील कर रहे हैं हम अपनी फीलिंग्स का इनकार कर रहे होते हैं, यानी हम सेल्फ इनवैलिडेशन की तरफ जा रहे होते हैं। और इससे हमें नुकसानात क्या होते हैं जाफ़र साहब? जैसे मैं इनवैलिडेशन के बारे में कुछ और एक दो बिहेवियर्स शेयर करना चाहूँगा जो बड़े प्रोमिनेंट होते हैं, उसके बाद मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। तो जब नर्चरिंग की तरफ आते हैं कि हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी केयर करता रहे और अपने आप को नर्चर करता रहे। जब हम वैलिडेशन की तरफ आते हैं या अपनी फीलिंग्स को या अपने जज्बात को वैलिडेट करने की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हम सेल्फ केयर ही छोड़ देते हैं। हर इंसान को अपने आप को बिल्कुल इसी तरह से इतने ही प्यार से ट्रीट करना चाहिए जैसे हमारे पेरेंट्स हमें ट्रीट करते हैं। तो दिन में एक बार ज़रूर अपने आप को एज अ पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखा करेंगे। अगर आपके पेरेंट्स होते तो आप किस किस तरह से अपने आप को नर्चर कर रहे होते, किस किस तरह से आप अपना ख्याल रख रहे होते। जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो हॉस्टलाइज्ड होते हैं खाने पीने में और बहुत सारी चीज़ों में अपना ख्याल नहीं रख रहे होते, अगर वो शाम के वक्त सिर्फ वैलिडेशन के कॉन्सेप्ट से एक नज़र अपने आप को देखें कि अगर पेरेंट्स होते तो वो अगर वो अपने पेरेंट्स खुद हैं या उनके बच्चे हैं तो अब वो किस किस तरह से अपने आप को डील कर रहे होते। तो वैलिडेशन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप सेल्फ पे ज़्यादा फोकस करें, अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से लेके चलें और अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट करते जाएं जजमेंटल हुए बिना। जब आप अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट कर लेते हैं तो एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ऑटोमेटिकली आती है, वो इस चीज़ की आती है कि आपको नॉलेज आता है और जब नॉलेज आता है तो फिर आप चीज़ों को बेहतर करने की तरफ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप चीज़ों को बेहतर करने की तरफ। बिल्कुल, और मुझे ऐसे लग रहा है जाफ़र साहब ये आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं क्योंकि आप भी शायद हॉस्टलाइज हैं। और बिल्कुल मिस, मैं भी हॉस्टलाइज्ड हूँ और मैंने भी लाइफ में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं। तो साइकोलॉजी में आके खासकर बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैंने सीखा, मैं नाज़रीन से शेयर करना चाहूँगा। मैं अभी भी समझता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट और मैं हमेशा एक अच्छा स्टूडेंट बनने की कोशिश करता हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की तरफ जाता रहता हूँ। तो आपके प्रोग्राम से, रीडिंग से, बहुत ज़्यादा बुक से, प्रोग्राम्स देख के अभी मैं सीखता रहता हूँ। आज भी मुझे लगता है कि मैं एक स्टूडेंट ही हूँ और ये भी मेरा एक लर्निंग का प्रोसेस ही है। तो लेकिन वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट जब मैंने सीखा, जब मैंने पढ़ा तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि ये एक नई चीज़ थी जो मैं देख रहा था कि हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में माइनस करते जाते हैं और ये इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते जाते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा सैड एंड बैड, लो फील कर रहे होते हैं तो वहाँ पे सिर्फ इतना कहने की ज़रूरत होती है, येस यू आर फीलिंग सैड, लेकिन ये एक वक्ती स्टेट है, ये गुजर जाएगी। सिर्फ इतना वैलिडेट करने से हमारा मूड खुशगवार हो जाता है और ये इतनी छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हमारी लाइफ को बड़ी खुशगवार बना देती हैं। बिल्कुल, और इन्हीं छोटी छोटी टिप्स को ही हम आपके साथ शेयर करने, इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है। और आगे हम बढ़ते हैं सवालात की जानिब और यहाँ पर हमारे पास एक सवाल है। बज़ाहिर तो ये बड़ा ही सिंपल सा सवाल है मगर इस प्रोग्राम में हमने इसे शामिल किया। वैसे देखा जाए तो इसका ताल्लुक़ वैलिडेशन से या रिश्तों को इस्तवार करने से है भी नहीं, लेकिन ये इंतहाई कॉम्प्रीहेंसिव सवाल है जिसमें हम बहुत सारे वाइटल बिहेवियर्स को एड्रेस कर सकते हैं। लिहाजा मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले या इसको डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये सवाल मुझे राना मानी साहब ने भेजा है, जिन्होंने मुझे अपना क्वेश्चन जो है वो इनबॉक्स भेजा था और मैंने उनको इनवाइट भी किया है कि वो हमारा ये प्रोग्राम देखें ताकि हम उनके सवाल का जवाब दें। तो सवाल इन्होंने ये पूछा है कि दो हिस्सों में सवाल है इनका सर। पहला तो इन्होंने पूछा है कि डिप्रेशन को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, यानी अगर कोई शख्स डिप्रेशन में हो तो वो इसको कंट्रोल कैसे कर सकता है। और दूसरा सवाल इनका है कि किस तरह हम डिप्रेशन से बच सकते हैं, यानी एक तो ये कि कोई डिप्रेशन के दायरे में है तो वो उससे कोप कैसे कर सकता है, और अगर कोई डिप्रेशन के ख़तरे में है तो वो उसको रोक कैसे सकता है। बड़ा ही शानदार सवाल है क्योंकि अगर मैं ज़ाती तौर पे आपको बताऊं तो डिप्रेशन के ख़तरे में हम में से हर कोई है। सो ऐसी क्या टेक्निक्स हैं कि डिप्रेशन को कोप किया जा सकता है, इसके बारे में आज हम आपको छोटी छोटी सी टिप्स देंगे। जी जाफ़र साहब। बिल्कुल, मैं फिर से वैलिडेट करूंगा। बड़ा शानदार सवाल पूछा उन्होंने, बड़ा अच्छा सवाल पूछा। थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स मैं यहाँ पे बताता चलूँ आपको। रिसर्चेस बता रही हैं कि 2020 में 2020 में डिप्रेशन दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी
बन बिल्कुल, जाएगी। अब भी इसका रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा हाई और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और तकरीबन 30% पाकिस्तानी मूड मिजाज इश्यूज और ख़ासकर डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी मिक्स इन सिम्टम्स के साथ अच्छा, इसमें ये सफ़र भी करते बताना रहते हैं। बड़ा ज़रूरी है कि 30% पाकिस्तानी इसलिए हैं क्योंकि 30% रिपोर्टेड केस हैं। बिल्कुल, बाकी बाकी जो लोग रिपोर्ट नहीं करते या किसी के सामने वेंट आउट नहीं करते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिप्रेशन उनको तंग नहीं कर रहा। डिप्रेशन बाहर आज इसकी टेंडेंसीज तो हर इंसान के अंदर होती हैं, लेकिन आजकल जो टाइम गुजार रहे हैं हम, जिसमें बहुत सारे मसाइल हैं, तो डिप्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं अपनी किसी न किसी शक्ल में मौजूद ज़रूर होता है। सो हम इसकी ऐसे एस्पेक्ट को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा टच करेंगे कि जिनकी वजह से डिप्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है या इससे बाहर आया जा सकता है। अब डिप्रेशन और सैडनेस दो थोड़ी सी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि आपस में इंटरलिंक भी हैं। यहाँ पे एक तो ये समझने की ज़रूरत है कि सैडनेस और डिप्रेशन में जो मेजर फ़र्क है वो मैं आपको बताता चलता हूँ कि सैडनेस ये है कि हम ज़्यादातर दिन में लो एनर्जी फील करते हैं या लो एनर्जी फील करने के साथ हमें फटीग एक्सपीरियंस होती है, लेकिन हम अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ को, इन चीज़ों को बेहतर तरीके से लेके चल रहे होते हैं। हमें लाइफ के बारे में डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो रही होती, लेकिन हमें वैसा लग रहा होता है कि हमारा मूड थोड़ा सा सुस्त है, थोड़ा लो है, तो इस तरह की फीलिंग्स आ रही होती हैं। अब डिप्रेशन की तरफ जब जाते हैं तो इसमें प्रॉपर दिन में ज़्यादातर हिस्से में हमें लेथार्जी फील होती है, इनिशिएट करने में प्रॉब्लम होती है, छोटी छोटी खुशियाँ हमें महसूस नहीं हो रही होती, खाने पीने में, सोने जागने में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, और एक्सट्रीम फॉर्म में अगर जाएँ तो हमें दुनिया के बारे में, अपने बारे में नेगेटिव थाट्स आना शुरू हो जाती हैं और हम बहुत पैसिव होना शुरू हो जाती हैं। अगर तो आप इनमें से कुछ एक सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप अपने आप को मोनिटर करके या सेल्फ हेल्प करके अपने आप को मोटिवेट करते हैं, तो उसके बारे में भी हम आपको टेक्निक्स बताते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर बताता चलूँगा कि अगर आपको लगता है कि ये इनमें से कुछ तरीके या आपको इम्प्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही हैं और सिम्टम्स ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं, वर्स होती जा रही हैं, तो इंतज़ार किए बिना बड़ा ग्रेसफुली इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए आप अपने जो भी करीबी साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, प्रोफेशनल हेल्प में आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊं तो जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी आपके साथ काम जब करेंगे तो वो आपको पहले वाइटल बिहेवियर्स पे आपके साथ काम करेंगे, आपकी डे रूटीन जो है उसको मैनेज करेंगे, आपकी 8 घंटे की नींद को इंश्योर किया जाएगा कि आप 8 घंटे नींद ले रहे हैं, और उसमें भी जो नींद का टाइम है वो रात 10 बजे से सुबह 4 बजे बेहतरीन टाइम है जिससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। सो अपनी नींद में इन आवर्स को ज़रूर शामिल करें और इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं, और 8 घंटे की जो एवरेज स्लीप है उसको आप इंश्योर करें। और इसके अलावा आप वॉक जारी करें। वॉक का फ़ायदा आपके डिप्रेशन को बहुत ज़्यादा होगा कि वॉक 2 से 2.5 महीने जब आप परसिस्टेंटली वॉक करते हैं रोज़ाना की बुनियादों पर 30 मिनट की वॉक, तो ये आपके ब्रेन में एंडोर्फिन रिलीज़ करती है, जो कि ऐसा केमिकल है जो आपके मूड पे खुशगवार तासुरात छोड़ता है। इसके अलावा आप अगर मैं आपको साइकोलॉजिकली कोई टिप, क्योंकि अभी तक मैंने जितने टिप्स आपको दिए ये सारे फिज़िकली हैं, ये बिहेवियरल लेवल पे, मगर मैं अगर बात करूं कॉग्निटिव लेवल पे, अगर आपको मैं कोई ऐसी टिप की बात करूं कि आप अपनी थॉट्स पे कैसे काम करें, तो फिर सबसे पहले जो काम आप करें वो काम है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड वो पहला स्टेप है जिस पर आप डिप्रेशन को कोप कर सकते हैं। यानी आप अपने इर्द गिर्द होने वाली बेशुमार नेमतों का अगर शुक्र अदा करते हैं और किसी एक आध कमी को खातिर में नहीं लाते, तो डिप्रेशन को कोप करने की या डिप्रेशन को रोकने की ये सबसे शानदार स्किल है कि जिसमें आप अपने पास मौजूद सलाहियतों पर और अपने पास मौजूद वसाइल पर आप शुक्र का इजहार करते हैं, यानी ग्रेटिट्यूड से ऑपरेट करते हैं। तो ये दुनिया की सबसे शानदार स्किल है जो कि हमारे पास डिप्रेशन को नहीं आने देती। बिल्कुल। और साथ साथ कॉग्निटिव लेवल पे कुछ मैं आपको स्किल्स और बताता चलता हूँ, जैसे मिस ने भी बताई,
इसी तरह से मुस्बत सोच अपनाए रखना, ज़िंदगी के बारे में अपना नुक्ता नज़र मुस्बत बनाए रखना कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी एक स्टेट है वो वक्ती तौर पे ये ग्रेजुअली गुजर जाएगी, इसके बाद बेहतरी आती जाएगी और लाइफ के हमेशा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखते रहना। पॉजिटिव थिंकिंग इसके बारे में बहुत ज़रूरी है। और डिप्रेशन में जब जो अभी मैंने सिम्टम्स एक्सप्लेन की, अगर आप इनमें से कुछ सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप सिम्टम बेस ही उनकी मैनेजमेंट भी करेंगे। जैसे अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मूड लो रहता है तो समटाइम ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए भी लो मूड को रीइंफोर्स करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर लो मूड है तो हल्का सा मूड खराब है तो दिल चाहता है कि कोई म्यूजिक सुना जाए और ऐसा म्यूजिक सुना जाए जो बहुत स्लो हो और बहुत दुखी हो, तो ये काम आपने नहीं करने। जैसे मूड को आप इन्फोर्स करेंगे वैसा मूड आपका स्ट्रांग होता जाएगा। अगर आपका मूड लो है और आपने सैड मौसीकी सुनना शुरू कर दी है और आपने इस तरह के और दुखी दुखी चीज़ें सीरियल्स देखना शुरू कर दिए हैं और आप रिलेट करना शुरू कर दिया कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख हैं, तो आपका मूड और ज़्यादा ख़राब होता जाएगा। यहाँ पे ज़रूरत है अगर मूड लो रहे तो अपने मूड को अपलिफ्ट करना है। शायरी भी बहुत इस्तेमाल की जाती है। बिल्कुल, शायरों ने तो ख़ास तौर पे टूटे हुए दिल के साथ बहुत ज़्यादा शायरी की है, जिस शायरी को फिर इस्तेमाल करके डिप्रेशन को भी ज़्यादा प्रोवोक किया जाता है। सो ऐसी तमाम तर चीज़ों से, ऐसे एलिमेंट्स से दूर रहा जाए ताकि डिप्रेशन का जो काला भूत है वो हमें इतना ना सता सके। सो मैं चाहूँगी कि हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, और अगर राना मानी साहब अगर आपकी को मज़ीद किसी हमसे असिस्टेंस की ज़रूरत है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आप हमें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं ताकि हम इसका बेहतर सलूशन आपको बता सकें। मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जाना चाहूँगी। साद साहब हैं, रेपुटेशन है इनके नाम में, तो साद साहब हैं जिनको कि मैंने आज मैसेज करके भी इन्फॉर्म किया था कि इनका क्वेश्चन हम आज एड्रेस करेंगे। तो इनका सवाल ये है कि हम अपने सेल्फ़ एस्टीम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और बड़ा ही ट्रिकी सा सवाल है क्योंकि इन्होंने ये पूछा है कि उस सूरत में सेल्फ़ एस्टीम पे कैसे काम किया जा सकता है जबकि आपका कोई करीबी, आपका प्यारा आपसे हसद रखता हो, आपसे जेलसी में मुब्तला हो, ऐसे में आप अपने सेल्फ़ एस्टीम पे कैसे काम कर सकते हैं? बड़ा शानदार सवाल है उनका। सेल्फ स्टीम के बारे में पहले मैं बताता चलूँ कि सेल्फ स्टीम की जब हम बात करते हैं तो दो बेसिक कंपोनेंट इसके होते हैं, एक सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ रिस्पेक्ट ये होती है कि हम अपनी रिस्पेक्ट कितनी ज़्यादा करते हैं, हम अपनी इज़्ज़त, खुद अपनी इज़्ज़त कितनी करते हैं, हमारी नज़र में हमारी अपनी इज़्ज़त, हमारा अपना मर्तबा मुकाम कितना है, हम अपनी चीज़ों को कितना वैल्यू करते हैं, जो कुछ हम एक्शंस कर रहे हैं हम उनको कितना वैल्यूएबल समझते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी बढ़ाना शुरू कर दें, उससे सेल्फ स्टीम बेहतर होना शुरू हो जाएगी। दूसरा सेल्फ एफिकेसी, कि ज़िंदगी में हमारे पास जो महारतें हैं हम उन पर कितना भरोसा करते हैं। हमारे पास ज़िंदगी में लातादाद महारतें होती हैं जिनको हम कभी नोटिस नहीं करते, कभी हमें उनकी इम्प्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही होती है, कभी हम उन्हें यूटिलाइज़ प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हमें लगता है कि ज़िंदगी में कभी कभार हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं कि हम उसे यूज़ कर सकें, और वर्थलेस फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है। ऐसा फील होता है कि जैसे हम बहुत फजूल हैं, बेकार हैं, रिजेक्टेड हैं, निगलेक्टेड हैं, ऐसी फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। और जब लो सेल्फ स्टीम होता है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे एक माइंड की परसेप्शन है, हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में इंसान बहुत वैल्यूएबल है, बहुत रिस्पेक्टफुल है, बहुत ज़्यादा इंसान के पास स्किल्स हैं, इतनी ज़्यादा स्किल्स हैं कि हम अपनी सारी ज़िंदगी अपने अंदर के टैलेंट को जानते रहें फिर भी हम जान नहीं पाते, और जितना मैक्सिमम हम फ़ायदा उठाते रहते हैं उतना फ़ायदा नहीं उठा पाते जितना नेचर ने हमारे अंदर टैलेंट और हमारे अंदर स्किल्स को पैदा किया है और जितना हमारे अंदर स्टोर किया। इनके सवाल के रेफरेंस में मैं बात करूंगी कि जहां इन्होंने बात की है कि अब लव वंस जब जेलसी के एलिमेंट के साथ हो, लव वन जेलसी के एलिमेंट के साथ ना भी हो, तो जैसे माँ बाप का काम होता है बच्चों की इमेंडमेंट करना, तरबियत करना, तो जब वो उनकी तरबियत कर रहे होते हैं या उनको कोई ख़ास पैटर्न ऑफ लाइफ सिखा रहे होते हैं, तो ऐसे में वो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो उन्हें इनवैलिडेट करते हैं। जब वो इनवैलिडेट करते हैं तो सेल्फ एस्टीम पे ऑटोमेटिकली हिट होता है जाके, बिल्कुल ऑटोमेटिकली आप अपने अंदर कुछ लो फील, यानी आपको ये एहसास होता है कि आई एम नॉट गुड एनफ, और
और ये एहसास मेरे अपने ही मुझे दे जा रहे हैं। सो इन चीज़ों को अगर आप रैशनलाइज कर दें तो और अपने ऊपर काम करें कि बहैसियत इंसान आपके पास वो तमाम तर सलाहियतें मौजूद हैं और वो सलाहियतें आपसे कोई नहीं छीन सकता, और आप अपने आप को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाएं कि आपसे बेहतर फिर कोई भी नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है सेल्फ एस्टीम जो है वो बेहतर हो ही जाता है। जेलसी के बारे में ये कि जब जेलसी के साथ ऐसी फीलिंग आ रही हो तो जेलसी को पहले अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जेलसी एक नेगेटिव इमोशन है जो कि अग्रेशन से जनरेट होता है, और अग्रेशन के पीछे फियर का एलिमेंट होता है। ज़िंदगी में जहाँ पे भी हम किसी भी चीज़ के बारे में फियर एक्सपीरियंस करते हैं तो उसके बाद हम ज़्यादा चांस में फ्रस्ट्रेशन की तरफ आते हैं, फ्रस्ट्रेशन से आगे अग्रेशन की तरफ आते हैं। यानी कि ज़िंदगी में जिन जिन चीज़ों पे हमें गुस्सा आ रहा होता है तो माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि उसके पीछे हमारा एक फ़ियर का एलिमेंट है कि इनफैक्ट हम उन चीज़ों से डर रहे हैं कि ये कुछ गलत ना कर दें, हमें कुछ नुकसान ना पहुंचा दें, या हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चल रही, तो ये फ़ियर होता है। अब अग्रेशन जब बहुत ज़्यादा पैसिव हो जाता है, हम उसे एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते और समटाइम वैलिडेट नहीं करते और एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते, तो फिर जेलसी की फीलिंग आना शुरू हो जाती है। फिर हम जेलियस फील करते हैं कि ये इस तरह से क्यों होना शुरू हो गया। तो अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट करें, एक्सेप्टेंस की तरफ जाएं, और फिर वही बात कि सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ जाएं और सेल्फ एफिकेसी की तरफ जाएं। अपने ऊपर भरोसा रखें, अपनी महारतों में भरोसा रखें, और आप बहुत वैल्यूएबल पर्सन हैं, इस चीज़ पे भरोसा रखें। आप बहुत कदर व कीमत वाले हैं, अपनी नज़र में अपनी कदर व कीमत बढ़ाएं तो जेलसी ऑटोमेटिकली कम होना। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि जब जेलसी का आपने नाम, यानी वो जो एक एलिमेंट है, एक फैक्टर है, उसका नाम आपने जेलसी रख ही दिया है, यानी आपको पता है कि वो शख्स आपसे हसद कर रहा है या आपसे जेलस हो रहा है, तो फिर उसके करने का काम कोई उसको ही करने दें, फिर उसके काम में आप हेल्प ना करें, यानी आप अपना सेल्फ एस्टीम लो ना करें, आप उसकी बातों को सच मत समझें। जब आप ये समझ ही चुके हैं कि वो शख्स जेलसी से ऑपरेट हो रहा है, तो फिर उसको अपनी जेलसी में भी अकेला छोड़ें, उसके करने का काम आप ना करें। ठीक है, बिल्कुल। वैलिडेशन का प्रिंसिपल आगे जगह हम डिस्कस करेंगे, मैं इसकी बात को सेकंड करूंगा। यहाँ पे अगर कोई जेलसी फील करता है तो ये उसके करने का काम है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसे करने दें, आप अपनी उन पे नहीं लें। अगर कोई जेलस फील करता है, जो भी फीलिंग्स हैं वो उनकी अपनी। हाँ, अगर कोई आपसे शेयर करता है तो फिर आप असर्टिव वे में उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है या आप अज्यूम करते हैं कि कोई दूसरा पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है या वो जेलसी फील करता है या उनकी फीलिंग्स हैं, तो ये फिर उनके फील करने का काम है, वो उनको फील करने दीजिए, आप अपने ऊपर हावी नहीं रखें। बहुत शुक्रिया जाफ़र साहब, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। अब अगला सवाल जिसकी जानिब हम जा रहे हैं, ये ज़फ़र इकबाल साहब ने हमसे पूछा है, और आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि ज़फ़र इकबाल साहब आपके कोई ज़ाती दोस्त या आपके कोई अज़ीज़ हैं। सो लिहाजा ज़फ़र साहब का सवाल बड़ा वैलिड है और बड़ा ही शानदार सवाल उन्होंने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि क्यों ऐसा होता है कि ज़्यादातर माँ बाप जो हैं वो बच्चों को इनवैलिडेट करते हुए नज़र आते हैं। ज़िंदगी के डिफरेंट आस्पेक्ट में बच्चों को इनवैलिडेट क्यों करते हैं माँ बाप, इसकी क्या वजह है? बड़ा ही अच्छा सवाल है। थैंक यू ज़फ़र इकबाल साहब। ज़फ़र इकबाल साहब बड़े पढ़ने लिखने वाले और सीखने वाले वेल एजुकेटेड पर्सन हैं, बड़े वेल सिविलाइज्ड पर्सन हैं। इनबॉक्स में भी इनके मैसेज मुझे मिलते रहते हैं। बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा इन्होंने कि जब बच्चे पेरेंट्स को देखते हैं तो वो इस नज़र से देख रहे होते हैं कि पेरेंट्स ऑल इन वन, पेरेंट्स को वो अपना हीरो देख रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि जो कुछ हमारे पास सीखने को हमने जाना है, जो कुछ हमारे जहन में सवाल आते हैं, वो सारे पेरेंट्स को पता होना चाहिए। अब दूसरी साइड पे एक और कॉन्सेप्ट आता है कि पेरेंट्स भी इंसान होते हैं, वो कोई खुदा नहीं होते, वो कोई फरिश्ते नहीं होते, और पेरेंट्स भी, जब इंसान की बात करते हैं, इंसान थ्रू आउट लाइफ लर्निंग के प्रोसेस में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, लाइफ एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा सीख चुके होते हैं। और होता भी ऐसे है कि हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, उनकी लाइफ गुजारने की महारतें बड़ी अच्छी होती हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर्स बड़ी अच्छी होती हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी स्किल्स आ जाती हैं जहाँ पे आके बच्चे जनरेशन गैप को एक्सपीरियंस करते हैं या ख़ासकर वैलिडेशन को एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे आप रूटीन में देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में वैलिडेशन, आप पेरेंट्स को वैलिडेट करते हुए नहीं पाएंगे बच्चों को। जैसे अगर बच्चे आके कहते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर स्कूल में एक टेस्ट हो गया तो उसमें बड़े अच्छे
किसी बच्चे ने मार्क्स लिए या एग्ज़ाम्स लिए, वो आके एकदम से कहता है कि मैं तो बिल्कुल आइंस्टाइन की तरह फील कर रहा हूँ, मैंने बड़ा अच्छा टेस्ट दिया है, तो पेरेंट्स ये कह देते हैं कि चुप कर जाओ, आपको तो नहीं पता कि आप क्या बात कर रहे हो। या अगर बच्चा 95% लेके आया है तो आप इनवैलिडेट करते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपके जो बड़े भाई हैं उन्होंने 97% जो है वो स्कोर किया है। बिल्कुल। सो इसमें उनकी सेंस ऑफ अचीवमेंट को आप अगर क्रश करते हैं तो ये फिर एक इनवैलिडेशन है। बिल्कुल, नॉर्मल रिस्पॉन्सेज को रिजेक्ट किया जा रहा होता है। जैसे अगर बच्चा कोई छोटा बैठा टेलीविज़न देख रहा है और पेरेंट उससे कोई काम कहते हैं, उसका कोई फेवरेट टेलीविज़न शो चल रहा है, तो बिल्कुल उसके माइंड में है कि 5-10 मिनट में अभी कोई इंटरवल आएगा तो मैं उठ के जाऊंगा और वो काम कर लूँगा। लेकिन इतनी देर में पेरेंट्स से कोई और घर का बड़ा आके कहता है कि बच्चे इनफैक्ट आप ये काम करना ही नहीं चाहते, बच्चे वैसे भी फजूल होते हैं, कोई काम नहीं करते, बैठे रहते हैं। जब क्रिकेट मैच चल रहा होता है और अम्मी जब भी कहती हैं कि दही ले आओ बेटा, तो इस किस्म के मनाजिर देखने को ज़रूर मिलते हैं जिसमें फिर बच्चा आगे से कहता है कि मैं जब भी मैच देखने लगता हूँ तो आपको कोई काम याद आ जाता है, और मदर जवाब में कहती हैं कि मैं जब भी कोई काम कहती हूँ तुम कभी भी नहीं करते, आगे से मना करते हो। यानी वो जो दोनों ही एक दूसरे की फीलिंग्स को इनवैलिडेट करते हैं और बात जब भी से कभी पे चली जाती है, मगर वो जो उस टाइम का एजेंडा है या उनकी उस वक्त की फीलिंग्स है उनको वो दोनों ही भूल जाते हैं कि उनका असल मकसद क्या था। बिल्कुल। और भी ऐसे छोटे छोटे टास्क, जैसे टीचर ने स्कूल में डांट दिया तो बच्चे ने घर आकर रिपोर्ट किया और पेरेंट्स बजाय इसके कि हाँ आप बैड फील कर सकते हो, ऐसी फीलिंग्स को वैलिडेट करने के बजाय स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते हैं कि नहीं टीचर के बारे में ऐसा सोचना ही गलत है, तो टीचर के बारे में ऐसा कहना ही गलत है। तो बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो सिर्फ अपनी फीलिंग्स को स्टेट कर रहे हैं, हम तो कुछ और ऐसा उनके बारे में नहीं कर रहे। जैसे अगर कोई छोटा पेट है, उनका डॉग है, उसे कुछ हो जाता है तो वो आके रिपोर्ट करते हैं कि इस तरह से सफरिंग में है वो, तो वो कहते हैं कि ये तो जस्ट एक पेट है, ये तो एक छोटा सा डॉग है, तो बस इनवैलिडेट कर देते हैं। और भी छोटे छोटे ऐसे टास्क बच्चे आके कह रहे हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल रिलेट करना चाहूँगी अपने बचपन का एक वाकया कि मैंने एक छोटा सा चूज़ा पाला हुआ था, बहुत ही छोटा और नाजुक सा, वो जो आम चूज़े होते, कोई ज़्यादा अच्छी नस्ल का भी नहीं था, और वो बीमार हो गया। और जब वो बहुत ही करीबुल मर्ग हो गया तो इत्तेफाक से उस दिन हमारे फैमिली डॉक्टर जो है वो हमारे घर पे आए हुए थे मेरी मदर के चेकअप के लिए। तो मैंने बहुत ही रो के उनसे इल्तिजा की कि डॉक्टर साहब, मुझे ऐसे लगा कि शायद ये डॉक्टर हैं तो ये शायद इस चूज़े को भी कोई इलाज दे देंगे। तो मैंने उनसे रो के कहा कि डॉक्टर साहब, ये चूज़ा जो है वो करीबुल मर्ग है, मरने वाला है, आप प्लीज़ इसके लिए कुछ करें। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ ये तो मरने वाला है, जल्दी से इसकी गर्दन पे छुरी फेर दें। तो मेरी जो फीलिंग्स है वो तो धरी की धरी रह गई जब उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया है कि हाँ ये मरने वाला है तो इसको ज़िबा कर दें। तो ये फीलिंग्स पे छुरी फेरने वाली बात है। हाँ बिल्कुल, मैं यही बात बता रही हूँ कि मेरी फीलिंग्स पे वहाँ पर उन्होंने छुरी फेर दी कि मुझे बड़ी ही ऑड फीलिंग्स हुई कि मैं कौन सी फीलिंग्स से ऑपरेट हो रही हूँ और ये मुझे क्या बता रहे हैं। बिल्कुल इस तरह जब भी हम ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द किसी को कुछ भी फील करते हुए देखते हैं तो ज़रूरत इस बात की होती है कि हम उसकी उन फीलिंग्स को एड्रेस करें बजाय इसके कि हम अपनी फीलिंग्स को उनके ऊपर इम्पोज कर दें। बिल्कुल। कभी कभार पेरेंट्स बच्चों को इनवैलिडेट इसलिए भी कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी फीलिंग्स को मैनेज नहीं करना आ रहा होता और वो पहले वाली कोई फीलिंग्स होती हैं उन्हीं को ऑपरेट कर रहे होते हैं और बच्चों को सज़ा के तौर पे क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। तभी सोशली बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जिन्हें एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है, लेकिन एक स्टिग्मा लगा देते हैं कि सोशली अनएक्सेप्टेबल हैं। जैसे हमारी सोसाइटी में एक बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है जो मोस्टली मैं अपने मेल क्लाइंट को कहते हुए सुनता हूँ कि मर्द रोते नहीं हैं, ये कोई अनहेल्दी सी चीज़ है। इसी तरह से बच्चों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखा दी जाती हैं कि मेल ऐसे करते हैं, फीमेल ऐसे करते हैं, बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते, तो ये चीज़ें इनवैलिडेट करती हैं। अब एक एंड ये है कि पेरेंट्स की अपनी भी थोड़ी सी सवाल में ट्रेनिंग होने की ज़रूरत होती है कि वो बच्चों को वैलिडेट कैसे करें, वो बच्चों की फीलिंग्स को कैसे अंडरस्टैंड करें। और फीलिंग्स को वैलिडेट करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता, मैं फिर रिपीट करता चलूँगा, हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आपने जिन फीलिंग्स को वैलिडेट किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और वो काम करें। बिल्कुल। फीलिंग्स को वैलिडेट करने का मतलब है कि आपने उनकी सिर्फ तस्दीक कर दी है
आपने ये कह दिया कि हाँ जो आप फील कर रहे हो आप ऐसा फील कर सकते हो, इस तरह से होता है, हम इंसान हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, लेकिन साथ में जो और फैक्ट हैं, आप फैक्ट बेस्ड बात करें तो बच्चे बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड बिल्कुल। सिर्फ हमारा करने का काम सिर्फ फीलिंग्स की तस्दीक और तौसीक है, इसके अलावा हम किसी भी चीज़ का कोई ज़िम्मा नहीं उठा सकते किसी का भी, बल्कि अपनी फीलिंग्स को भी हम सिर्फ उनकी तस्दीक और तौसीक ही करें तो चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी हमारे कंट्रोल में आ जाती हैं, यानी हम उन चीज़ों को मैनेज करने के काबिल। बिल्कुल। लास्ट में थोड़ा सा मैं ये ऐड करता चलूँगा कि जो पेरेंट्स बच्चों को वैलिडेट नहीं करते, उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट नहीं करते, तो ये उनकी पर्सनैलिटी में कन्फ्यूजन पैदा करता है। वो लाइफ में आगे जाके ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, एक एरिक एरिक्सन है, माहिर नफ्सियात हैं, उनकी एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग कि वो लाइफ में आगे जाके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो रिश्ते बनाने में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो हमेशा इसी इंतज़ार में रहते हैं कि कोई आके उनको कोई सलाह मशवरा दे या चीज़ों को वैलिडेट करे तो फिर उसके बाद वो उनकी तरफ जाएँ। वो अपने रिश्तों के निभाव में डिफ़िकल्टी फ़ील कर रहे होते हैं, वो छोटे मोटे मशवरे लेने में डिफ़िकल्टी फ़ील कर रहे होते हैं, वो लाइफ में परफेक्शनिज़म की तरफ जा रहे होते हैं, अनरियलिस्टिक गोल सेट कर रहे होते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए बच्चों की फीलिंग्स को वैलिडेट करते जाएं और उनमें एक ट्रस्ट वाला रिलेशन डेवलप करते जाएं ताकि वो ट्रस्ट के साथ लाइफ आगे लेके चलते जाएं। बिल्कुल। और हम कंक्लूड कर रहे हैं यहीं पर, और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, जहाँ आपने बात की है कि पेरेंट्स की जो जानकारी है वो इस बारे में ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कोई बाय डिज़ाइन की जा रही है। माँ बाप डिज़ाइन करके इस किस्म का बिहेवियर बच्चों के साथ नहीं कर रहे, बल्कि बाय डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें मल्टी जनरेशनल होती हैं। माँ बाप के साथ भी यही कुछ हुआ होता है और वो समझ रहे होते हैं कि फिर ऐसा ही करना चाहिए, और बच्चों को कोई राइट्स नहीं देने चाहिए या बच्चों को फील करने का भी हक़ नहीं होना चाहिए, बल्कि हम बच्चों को बताएंगे कि वो फिर क्या फ़ील करें। इस किस्म की चीज़ें अगर आप करते हुए नज़र आ रही हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें आपके हाथों भी हो रही हैं, तो फिर यहाँ पर उस चेन को अपने ऊपर ब्रेक करें। मल्टी जनरेशनली जो चीज़ें हम लेके चल रहे हैं उन चीज़ों को ब्रेक करने की यहाँ बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, समझें, जानें और फिर इसके ऊपर काम करें। इसी पैगाम के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा और नेक्स्ट वीक हमारे प्रोग्राम को ज़रूर देखिएगा। और अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, कोई सवाल आपके जहन में है, तो कमेंट्स में आप हमें वो सवाल भेज सकते हैं। आप हमें इनबॉक्स में भी क्वेश्चंस भेज सकते हैं। हम नेक्स्ट वीक आपके क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर देंगे। खुदा हाफ़िज़।